Hello students, welcome to the online education of ABC ज्ञान बुद्धा क्लासेस गया बिहार। लास्ट क्लास में मैंने देखा था डायमेंशन का एनालिसिस हमने किए थे, ठीक है, कि डायमेंशन कैसे लिखते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग कैसे लिखते हैं। हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन लिखने के लिए सीखा था, हमने प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन लिखने के लिए सीखा था, गैस कांस्टेंट का डायमेंशन किस तरह से लिखते हैं। इन चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप डायमेंशन को लिख सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है, सही फॉर्मूला नहीं पता है, तो आपको थोड़ा लिखने में उसको प्रॉब्लम होगा। हर चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं भी आता तो जैसे जैसे फिजिक्स के चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाइएगा आप उसके बारे में सीखते चले जाइएगा, ठीक है। और उसमें मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल 1 पढ़ाया था लास्ट। आप मेरा लेक्चर नंबर 2 जरूर देखिए, उसमें रूल नंबर 1 आपको पढ़ाए थे। रूल नंबर 1 में मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझाया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड करेंगे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट, तो सिमिलर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं और सिमिलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलर क्वांटिटी का मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर x है, इसका मतलब ये हुआ कि a, b, c और x सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप मास को ही मास के साथ ऐड कर सकते हो, मास को लेंथ के साथ आप ऐड नहीं कर सकते, मास को आप टाइम के साथ ऐड नहीं कर सकते। हाँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, डिवीजन पॉसिबल है, बट अलग अलग क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2, डायमेंशन का रूल नंबर 2 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 2 क्या होता है, देखिए, कभी आपको अगर दिख जाए सपोज दैट साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखिएगा ही साइन थीटा, तो साइन के साथ कुछ भी रहेगा, साइन के साथ कुछ भी रहेगा, तक साइन के साथ यहाँ पे कुछ भी रहे, कुछ भी, तो ये जो टर्म होगा ये आपका डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि साइन के साथ जो भी टर्म होगा एंगल के फॉर्म में होगा, तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। दिस इज डायमेंशनलेस एंड द होल क्वांटिटी इज आल्सो डायमेंशन। ये कंप्लीटली भी क्या होगा, ये भी आपका डायमेंशन लेस होगा, ये भी आपका डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन में अगर साइन थीटा का टर्म आ गया तो साइन के साथ कुछ भी होगा वो डायमेंशन लेस होगा, और कंप्लीट साइन थीटा भी आपका क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। सिमिलरली अगर बात करेंगे कॉस, कॉस के साथ कुछ भी टर्म होगा, कॉस के साथ कुछ भी टर्म होगा तो ये आपका क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, और कंप्लीट भी आपका क्या होगा, ये होल भी आपका क्या होगा, तो डायमेंशन लेस होगा। इसी तरीके से अगर tan की बात करें, tan का फंक्शन, tan के साथ कुछ भी उसके ब्रैकेट में रहे, कुछ भी, आप ये किस फॉर्म में, बीटा टी रहे, एक्स टी रहे, कुछ भी रहे, वो पूरा क्वांटिटी क्या होगा, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, और ये कंप्लीट भी आपका क्या होगा, तो डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। तो साइन कॉस, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट। तो हम इसलिए, क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज होगा, बहुत इक्वेशंस में यूज होता है, तो उसके ध्यान दीजिएगा। साइन के साथ कुछ भी रहेगा, कुछ भी मतलब कुछ भी, पाई टी रहे, एक्स इंटू टी रहे, कुछ भी रहे, तो वो क्या होगा, डायमेंशन लेस रहेगा, और कंप्लीट भी वो क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कॉस के साथ अंदर ब्रैकेट में कुछ भी रहेगा तो वो डायमेंशन, कंप्लीट भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। tan के साथ ब्रैकेट में कुछ भी रहेगा तो डायमेंशन लेस होगा, कंप्लीट भी क्या होगा, आपका डायमेंशन लेस होगा। सिमिलरली अगर आप लोग देखिएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग का फंक्शन, लॉग फंक्शन, लॉग के साथ यहाँ पे कुछ भी रहे, चाहे बेस 10 या बेस e, हमें उससे दिक्कत नहीं है, तो यहाँ इसके अंदर कुछ भी रहेगा तो वो डायमेंशन लेस होगा, और ये कंप्लीट भी क्या होगा, तो आपका डायमेंशन लेस होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। उसी तरह से आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर बात करो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर बात करें, ई टू द पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई टू द पावर कुछ भी होगा, एक्सपोनेंस के पावर में कुछ भी होगा, ये कुछ भी होगा तो ये डायमेंशन लेस होगा, और कंप्लीट भी आपका क्या होगा, तो कंप्लीट भी आपका डायमेंशन लेस होगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, ये सब आपको चीज यूज होगा, डायमेंशन लेस होगा। उसी तरह से और देखिए, आप कभी नहीं देखे होंगे 2 के पावर 2 kg, कभी देखे क्या, नहीं होता ही नहीं, 2 के पावर 2 kg नहीं होता, नंबर 2 के पावर 2 kg नहीं होता। हाँ, वेलोसिटी के स्क्वायर होगा, वहां पे केजी नहीं होगा, नंबर होगा, नंबर होगा, मास नहीं होगा, मतलब पावर में कभी यूनिट्स आप नहीं देखे होंगे। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम तो 2 टू द पावर समथिंग कुछ भी होगा तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, उसके पावर में कुछ भी होगा दैट इज डायमेंशन लेस होगा।
और ये होल भी क्या होगा आपका, ये कंप्लीट भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। दिस इज सम रूल्स जो कि बहुत ज्यादा यूज होगा फिजिक्स के फॉर्मूला में, फिजिक्स के इक्वेशन में इस रूल्स का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 की पावर कुछ भी होगा, समथिंग एनीथिंग कुछ भी, उससे हमको मतलब नहीं कि यहाँ पे क्या है, पाई टी है, एक्स स्क्वायर एक्स टी है, साइन टी है, कॉस टी है, कुछ भी रहेगा, वो सब क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। और कंप्लीट भी आपका क्या होगा, तो डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम इस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आप तो कॉपी कर लिए होंगे। अब देखिए इस पे प्रॉब्लम क्या होता है, इस बात समझ में आया, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। साइन के साथ कुछ भी होगा तो कुछ भी डायमेंशनलेस होगा और होल भी डायमेंशनलेस होगा। उसी तरह से कॉस के साथ कुछ भी होगा वो डायमेंशनलेस होगा और कंप्लीट भी आपका डायमेंशनलेस होगा। टैन के साथ कुछ भी होगा तो वो डायमेंशनलेस होगा, कंप्लीट भी आपका डायमेंशनलेस होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन आपको पढ़ाया है, 11th क्लास में पढ़ाना भी है, कुछ भी होगा तो वो डायमेंशन और कंप्लीट भी आपका डायमेंशनलेस होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें, ई टू द पावर कुछ भी होगा तो वो डायमेंशनलेस होगा, कंप्लीट भी आपका डायमेंशनलेस होगा। उस तरह से नंबर 2 टू द पावर कुछ भी होगा तो डायमेंशनलेस होगा और कंप्लीट भी आपका डायमेंशनलेस होगा, कंप्लीटली आपका डायमेंशनलेस होगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, देखिए समझिएगा इसके प्रॉब्लम को क्या होता है। एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं और इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, एक बार आप रूल को समझ लीजिए फिर क्वेश्चन बन जाएगा आपका, क्वेश्चन में कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इफ f इक्वल टू if alpha equal to f upon v square sin alpha equal to f upon v square sin beta into t, ये दिया हुआ इक्वेशन अल्फा इक्वल टू f upon v square sin beta into t, यहां पे f क्या है बता देगा, f फोर्स है, v क्या है वॉल्यूम है, वॉल्यूम नहीं वेलोसिटी है, ध्यान दीजिएगा, v इज वेलोसिटी, t क्या है टाइम है, t इज टाइम। आपसे बोलेगा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अभी मैंने बताया कि साइन के साथ कुछ भी होगा तो डायमेंशनलेस होगा। अब साइन के साथ दो टर्म, यहाँ पे बीटा इंटू टी है, बीटा इंटू टी, तो बीटा और टी, बीटा इंटू टी का डायमेंशन नहीं होगा, ध्यान देना थोड़ा सा। अभी मैंने रूल नंबर 2 पढ़ाया कि साइन के साथ कुछ भी होगा दैट इज बीटा टी, ये क्या होगा आपका डायमेंशनलेस होगा। तो बीटा इंटू टी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, बीटा इंटू टी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। इट मीन्स बीटा इंटू टी को अलग कर दें इज इक्वल टू डायमेंशन लेस। इस डायमेंशन लेस को आप लिख सकते हो m0 l0 t0 या फिर 1 लिख सकते हो, सिंपल, दैट इज 1, m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर दैट इज 1। यहां पे अगर बीटा का डायमेंशन होगा तो बीटा इंटू टी का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी, इक्वल टू व्हाट, m0 l0 t0। तो यहां से बीटा का डायमेंशन होगा m0 l0 t0 अपॉन t, ये ऊपर जाएगा तो डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू m0 l0 t टू द पावर -1, ठीक है। दिस इज डायमेंशन ऑफ बीटा। बीटा इंटू टी डायमेंशनलेस है, बीटा इटसेल्फ डायमेंशनलेस नहीं है, बीटा इंटू टी होल डायमेंशनलेस होगा। स्टूडेंट्स को बोलते हैं सर साइन के साथ बीटा इंटू तो बीटा भी डायमेंशन है, टी भी, ऐसे नहीं होता है क्या कि ये इसका प्रोडक्ट डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में दूसरा इसमें क्या है कि अल्फा का भी डायमेंशन निकालते, एक बार निकल गया तो बन जाएगा। तो साइन ये बीटा इंटू टी डायमेंशन, तो ये होल भी डायमेंशनलेस होगा, ये कंप्लीट भी क्या होगा आपका डायमेंशनलेस होगा। ये डायमेंशन साइन के साथ कुछ भी है वो डायमेंशन और कंप्लीट भी डायमेंशनलेस होगा। अब अल्फा का डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, डायमेंशन ऑफ f अपॉन v स्क्वायर, वेयर f इज फोर्स, v इज वेलोसिटी। तो यहां से डायमेंशन ऑफ अल्फा, f क्या है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन एकदम रट लीजिए, जैसे मुझे याद है वैसे याद होना चाहिए, mlt-2 अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है lt-1, lt-1 का स्क्वायर। तो यहां से अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा आपका mlt-2 अपॉन l स्क्वायर t टू द पावर -2। तो आप यहां से लिख सकते हो, यहां से हम यहां ऊपर लिख रहे हैं mlt-2, या फिर आप क्यों दो बार हम क्यों लिखें, एक बार में कर सकते हैं, m ध्यान देना l टू द पावर यहाँ पे 1 है और l टू द पावर 2 है, तो l टू द पावर 1 - 2 दैट इज -1 और t टू द पावर -2 और फिर माइनस ऑफ -2, ध्यान समझना, ml-1 t टू द पावर -2 प्लस 2, तो t टू द पावर कितना होगा, ये 0 होगा। दिस इज डायमेंशन ऑफ व्हाट, अल्फा। तो इसमें मैंने क्या यूज किया, रूल नंबर 2 को अच्छे तरीके से यूज किया। रूल नंबर 2 क्या है कि हमें बताया था कि साइन के साथ कोई टर्म हो, कॉस का कोई टर्म हो,
tan का कोई टर्म हो, sec का कोई टर्म हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, कुछ भी हो, उसके साथ जो भी टर्म होगा वो डायमेंशनलेस होगा और कंप्लीट भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। फिर से समझो, साइन के साथ बीटा टी है तो बीटा इंटू टी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। बीटा इंटू टी डायमेंशन, लेकिन टी क्या है, टाइम, वो डायमेंशनलेस नहीं है, तो बीटा इंटू टी इक्वल टू डायमेंशनलेस m0 l0 t। तो यहां से बीटा का मैंने डायमेंशन निकाला m0 l0 t टू द पावर -1। ये डायमेंशनलेस तो ये कंप्लीट भी डायमेंशनलेस, लेकिन इसका डायमेंशन क्या होगा, जो f अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f अपॉन वी स्क्वायर। यहां से मैंने सॉल्व किया तो अल्फा का डायमेंशन निकाला ml-1 t टू द पावर 0। आई होप मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन एक और क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, इसी तरह का सेम टाइप का हम क्वेश्चन दे रहे हैं, देखना। क्वेश्चन में दिया हुआ कि क्वेश्चन में है कि इफ अल्फा इक्वल टू एफ अपॉन एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर लॉग 2 पाई बीटा इंटू टी। एफ अपॉन इफ अल्फा इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर लॉग 2 पाई बीटा इंटू टी। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे एफ बता दिया है पहले से आपको, एफ फोर्स है, वी क्या है तो वेलोसिटी है, टी क्या है तो टाइम है। देखिए यहाँ पिछले क्वेश्चन में मैंने साइन लिया था, इस बार मैं लॉग का फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। तरीका वही है, प्रोसेस चेंज नहीं होगा, कुछ भी रहे तरीका वही है। F इज इक्वल टू फोर्स है, V आपका वेलोसिटी है और T आपका टाइम है। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा का डायमेंशन निकालना। कैसे करेंगे सोचिए थोड़ा। अब लॉग के साथ जो भी टर्म है वो क्या होगा, डायमेंशनलेस। एकदम कॉन्सेप्ट याद रखिए, लॉग के साथ जो भी टर्म है तो ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ 2 पाई बीटा अपॉन टी क्या होगा, डायमेंशनलेस। ये क्या होगा, 2 पाई बीटा अपॉन टी क्या होगा, डायमेंशनलेस, मतलब m0 l0 t0। 2 पाई तो एक नंबर है, 2 नंबर है, पाई भी नंबर है, मैंने पढ़ा चुका है कि इसका तो डायमेंशन होता नहीं है, तो इसका डायमेंशन होता नहीं है, कैंसिल कर दीजिए वहां से। तो बीटा अपॉन टी, डायमेंशन ऑफ बीटा अपॉन टी, तो टी का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल टी, इज इक्वल टू क्या होगा, m0 l0 t0। यहां से इधर हो जाएगा तो डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल टू हो जाएगा m0 l0 t0 और इनटू यहां चला जाएगा t। तो यहां से आप रिजल्ट लिख सकते हो m0 l0 और t टू द पावर 0 + 1 दैट इज 1। तो ये बीटा का डायमेंशन आपका क्लियर हो गया। दिस इज डायमेंशन ऑफ बीटा, m0 l0 t टू द पावर 1, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ बीटा। सिमिलरली हम अल्फा का डायमेंशन बोले तो ये वाला टर्म तो मैंने अभी पढ़ाया आपको कि ये टर्म 2 पाई बीटा अपॉन टी, ये टर्म डायमेंशनलेस, तो लॉग का ये पूरा टर्म क्या होगा, डायमेंशनलेस। बट ये डायमेंशनलेस तो नहीं होगा यहां से, तो लेकिन अल्फा का निकालेंगे तो डायमेंशन ऑफ अल्फा हम यहां लिख देते हैं, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ इंटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा स्क्वायर। यहां से आप सॉल्व, मैंने बीटा का ऑलरेडी डायमेंशन निकाल चुका है, m0 l0 t टू द पावर 1। आप सिर्फ t टू द पावर 1 भी लिख सकते हो, यहां पे आप सिर्फ लिख सकते हो t टू द पावर 1 भी, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि m टू द पावर 0 है, 1 है, l टू द पावर 0 भी कितना 1 है। अरे बीटा का डायमेंशन मास में 0 है, लेंथ में 0 है, टाइम में 1 है, तो m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, हम इसको अलग कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप दिक्कत हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2 v स्क्वायर, v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, lt-1 का होल स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, बीटा का डायमेंशन मैंने निकाला है तो t टू द पावर, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, mlt-2 इंटू व्हाट, l स्क्वायर t टू द पावर व्हाट -2 अपॉन व्हाट, t स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, m l टू द पावर 1 l टू द पावर 2 ml³ t टू द पावर, एक साथ कर सकते हैं हम लोग सॉल्व, t टू द पावर -2 और ये प्रोडक्ट में पावर ऐड होता है तो -2 और प्लस ऑफ -2 और ये ऊपर जाएगा तो -2, तो ml³ t टू द पावर क्या होगा, -2 और ये क्या है -2, ये क्या है -2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो रिजल्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। इस तरह के क्वेश्चंस को
आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही सिंपल है। हम डिस्क्रिप्शन में इस तरह क्वेश्चंस भी पीडीएफ दे देंगे, आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, आपको समझ में आता है। ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स था डायमेंशन का, जिससे कि आप डायमेंशन का एनालिसिस कर सकते हैं, आप डायमेंशन का एनालिसिस कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे कि व्हाट आर ऑल द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, ये डायमेंशन का क्या यूज है, ठीक है, डायमेंशन का क्या यूज है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का लिमिटेशन क्या है, ठीक है, होता है प्रॉब्लम है क्योंकि डायमेंशन का कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। तो व्हाट आर ऑल द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन या यूजेस ऑफ डायमेंशन, सेम चीज है, यूजेस ऑफ डायमेंशन भी वही चीज होता है, यूजेस ऑफ डायमेंशन, सिंपल है यूजेस लिखना, यूजेस ऑफ डायमेंशन। सबसे पहला यूज है टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, whether the equation is correct or not, to check correctness of equation, क्योंकि जो इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो एक्चुअल में भी करेक्ट नहीं होगा। पहली एकदम गोल्डन रूल याद कीजिए, वो इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है वो एक्चुअल में भी करेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, क्लास 9 में हम लोग पढ़े होंगे v = u + at, फॉर्मूला पढ़े होंगे v = u + at। ये तभी सही होगा जब डायमेंशन ऑफ v = डायमेंशन ऑफ u = डायमेंशन ऑफ at। यहां पे अगर हम क्या 2u डाल दें, सपोज दैट v = 2u + 380, तो क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है? दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट दिस इक्वेशन इज नॉट एक्चुअल करेक्ट। ये एक्चुअल में करेक्ट इक्वेशन नहीं है, फिजिक्स के लॉ के अनुसार ये करेक्ट नहीं है, बट ये इक्वेशन डायमेंशन, क्योंकि नंबर है 2 का ऐसे भी डायमेंशन नहीं होगा, 3 का ऐसे भी डायमेंशन नहीं होगा, तो ये इक्वेशन डायमेंशन, लेकिन एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। तो टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ठीक है, टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, पहली चीज ये, पहला एप्लीकेशन होता है। दूसरा एप्लीकेशन होता है हम लोग डायमेंशन की मदद से फॉर्मूला, रफ फॉर्मूला बता सकते हैं, रफ फॉर्मूला, रफली, एक्चुअल फॉर्मूला नहीं। तो एक एक करके हम एप्लीकेशन को समझते हैं। पहले समझते हैं टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। पहला देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो सेंटर की तरफ फोर्स, ठीक है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है F = mv²/r। F क्या है? फोर्स, m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, v क्या है? स्पीड, r क्या है? रेडियस। ये इक्वेशन तभी सही होगा जब दोनों तरफ का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। जब दोनों तरफ का डायमेंशन सेम होगा तभी ये सही है, अदरवाइज ये गलत है। तो इधर क्या है? फोर्स, फोर्स का डायमेंशन कितना? mlt-2, LHS साइड, LHS की तरफ की, LHS की बात करेंगे तो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन कितना होगा? mlt-2। RHS की बात करेंगे अगर RHS, तो RHS की तरफ क्या है? mv²/r। डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ m, इसका m क्या होगा? m, v क्या है? वेलोसिटी, lt-1 का व्हाट? स्क्वायर, अपॉन r क्या है? लेंथ, r क्या है? रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन कितना होता है? l होता है। तो यहां से क्या लिख सकते हो? ml² t⁻⁻2 अपॉन l। एक l से एक l कैंसिल, तो यहां से आ जाएगा आपका, यहां से एक कैंसिल होगा तो एक तो बचेगा ना, mlt-। देखिए LHS का डायमेंशन भी आया आपका mlt-2, RHS का भी डायमेंशन आया आपका mlt-2। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अगर यहां पे हम ध्यान देना, यहां पे हम 2 लिख दें तो क्या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है? है, अभी भी ये डायमेंशनली, लेकिन एक्चुअल में करेक्ट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि 2 लिखने से डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक्चुअल फिजिक्स पे फर्क पड़ गया, लॉ पे फर्क पड़ गया। इस बात को समझिएगा, ये नहीं समझ लेना कि अगर सर डायमेंशनली का तो एक्चुअल भी करेक्ट, ये गलत चीज है। डायमेंशनली करेक्ट है तो ये गारंटी नहीं देता है कि वो एक्चुअल भी करेक्ट होगा, ठीक है, पहली चीज तो सीख लीजिए। तो यहाँ पे अगर 2 होगा तो डायमेंशनली करेक्ट होगा लेकिन एक्चुअल में करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअल इक्वेशन यही है, F = mv²/r, ठीक है। दोनों तरफ का इक्वेशन सेम।
कुछ नहीं करना, दोनों तरफ का डायमेंशन क्वेश्चन कर देना। क्वेश्चन 2 देखिए, इस पे इस तरह के क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग आइंस्टीन इक्वेशन सुनते होंगे, ठीक है, क्या होता है E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये इक्वेशन तभी करेक्ट होगा जब डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो LHS क्या है, LHS की तरफ क्या है, E क्या होता है एनर्जी, M क्या होता है मास ऑफ द बॉडी, C क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो E इक्वल टू mc स्क्वायर। E LHS की तरफ क्या है एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन याद होना चाहिए, जो वर्क का डायमेंशन होता है वही एनर्जी का डायमेंशन होता है। वर्क का डायमेंशन को पता है ml स्क्वायर t माइनस, इतना बार यूज होगा कि आपको याद हो जाएगा। वर्क का जो डायमेंशन होगा वही एनर्जी का डायमेंशन होगा, ml स्क्वायर t माइनस 2। RHS की तरफ बात करें तो RHS की तरफ क्या है mc स्क्वायर, एनर्जी ऑफ व्हाट mc स्क्वायर। m क्या है मास, m मास है, और c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या होगा LT माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो ml स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2। ध्यान दीजिए अगेन LHS और RHS दोनों का डायमेंशन, इसका मतलब यही क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है। एक्चुअल करेक्ट है, अब तो पढ़े ही नहीं, अब तो कैसे बता सकते हैं, आप लोग सुने होंगे E इक्वल टू mc स्क्वायर, एक्चुअल करेक्ट आप नहीं बता सकते, बट ये डायमेंशनली करेक्ट हो तो एक्चुअल करेक्ट पॉसिबिलिटी है कि हो सकता, लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट होता, डायमेंशनली अगर गलत होता एक्चुअल भी नहीं होता, एक्चुअल भी वो गलत ही होता, ठीक है। अगर यहां पे हम लिख दोगे 3mc स्क्वायर तो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल गलत हो जाएगा। अगर यहां लिख देंगे हम लोग 1/2 mc स्क्वायर तो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, एक्चुअल गलत। एक्चुअल इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। इस तरह का और भी देखिए, कुछ फॉर्मूला हम याद दिला रहे हैं, डायमेंशन में आप एटलीस्ट फॉर्मूला तो समझ ही दीजिए। तीसरा इक्वेशन टू चेक करेक्टनेस के ऊपर तीसरा फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला होता है कैपिलरिटी का H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। ध्यान दीजिएगा, जब कोई कैपिलर ट्यूब को, जब किसी ट्यूब को लिक्विड में इंसर्ट करते हैं, जब किसी ट्यूब को लिक्विड में इंसर्ट करते तो लिक्विड उस पर लिक्विड इसके अंदर राइज करता है, तो कितना राइज करता है H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, जहां T क्या होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। आपको ये जानना ही नहीं कि ये फॉर्मूला कहां से है, जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा, अभी फिलहाल सिर्फ फॉर्मूला याद कीजिए। H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। T होता है आपका सरफेस टेंशन, रो होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, R क्या होता है रेडियस होता है R, और G क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां पे एक नया टर्म आपको मिला सरफेस टेंशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन। अब देखिए समझिए इसको कैसे निकालते हैं। तो पहला आपको टारगेट क्या है कि आप सरफेस टेंशन का डायमेंशन पहले लिख लो, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में सरफेस टेंशन का डायमेंशन आपको नहीं पता, क्योंकि यूज हुआ ही नहीं था। तो LHS की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या हाइट है, डायमेंशन ऑफ H क्या होगा L, हाइट मतलब क्या लेंथ, तो H का डायमेंशन कितना होगा L होगा। अब डायमेंशन ऑफ RHS हमको लिखना है, 2 तो एक नंबर है, 2 क्या है नंबर है, तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा ही नहीं, इसका तो क्या होगा नो डायमेंशन। 2 क्या है एक नंबर है तो इसका नो डायमेंशन, यहाँ पे 2t cos थीटा, 2t cos थीटा। 2 क्या है नंबर है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। T क्या है सरफेस टेंशन है, T क्या है सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन का हम डायमेंशन पहले लिखेंगे। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखने के लिए फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू होता है T इंटू L। अभी फिलहाल याद कीजिए जैसे हम बता रहे हैं, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा F बाई L, यानी सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स बटा डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ फोर्स कितना होगा mlt माइनस 2, डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना होगा L, तो क्या हो जाएगा L से L कैंसिल, कितना बचेगा mt माइनस 2। दिस इज डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब RHS का आप डायमेंशन लिख सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉब्लम था सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखना। और देखिए cos थीटा अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ाया, थीटा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो cos थीटा एक नंबर होगा, तो वो भी क्या होगा आपका डायमेंशन लेस। इसको भी सर्कल कर लीजिए, ये भी क्या होगा ये भी आपका डायमेंशन लेस होगा, जो डायमेंशन मैं क्रॉस करके वहां पे लिख दे रहा हूं दैट इज डायमेंशन लेस। तो उसके बारे में सोचना, तो न्यूमरेटर है बच गया टेंशन और डिनोमिनेटर बच गया रो आर जी। तो RHS का अगर डायमेंशन लिखोगे तो RHS का डायमेंशन क्या होगा डायमेंशन ऑफ टेंशन नहीं, डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है वही चीज सरफेस टेंशन अपॉन डायमेंशन ऑफ रो इनटू डायमेंशन ऑफ आर इनटू डायमेंशन ऑफ जी। अब सरफेस टेंशन का डायमेंशन मैंने क्या लिखा mt माइनस 2 अपॉन रो। मैंने बताया कि रो क्या होता है डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होता है मास बाई
वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, तो m अपॉन एल क्यूब, मास बाय वॉल्यूम m अपॉन एल क्यूब इनटू डिस्टेंस, r क्या है, रेडियस, दैट इज l इनटू g, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन का होगा वही s का होगा, g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी को हम लोग कैलकुलेशन के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं कितना होगा, LT-2। ठीक है, अब तो इसको सॉल्व करना है हमको, तो देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे, MT-2 अपॉन m, यहां पे l स्क्वायर और यहां पे l क्यूब है, ठीक है, यहां पे क्या है आपका l स्क्वायर और नीचे कितना l क्यूब है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अपॉन l क्यूब इंटू l स्क्वायर, तो ऐसा करते हैं यहीं पे हम कट कर देते हैं, क्यों, नेक्स्ट स्टेप करें, यहां से l इंटू एल स्क्वायर, एक l कटेगा तो एक l बच जाएगा, तो m अपॉन l और इंटू कितना होगा T⁻², ठीक है, यहां क्या होगा, m से m कैंसिल होगा, T⁻² से T⁻² उड़ गया और ये l ऊपर चला जाएगा, तो ये l हो गया, LHS का डायमेंशन l और RHS का भी डायमेंशन l, मतलब डायमेंशन ऑफ LHS is equal to dimension of RHS. So this equation is correct equation. H equal to 2t cos theta upon rho r. अब एक्चुअल में करेक्ट है कि ना, आप तो जानते ही नहीं हो, अभी तो फ्लूइड पढ़े नहीं हो तो अभी बता नहीं सकते, बट ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो एक्चुअल में करेक्ट हो सकता है, अगर ये डायमेंशनली इनकरेक्ट होता तो एक्चुअल में भी करेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो दैट इज थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसको कॉपी कीजिए और फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पे, ठीक है, ओके, सो लेट्स सी फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर फोर्थ क्वेश्चन, P इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 2T/R या 4T/R, सोप के लिए अलग, वाटर के लिए अलग होता है, तो हम 4T/R को चेक करते हैं, 2T/R 4T एक ही चीज है, यहां P क्या होता है, प्रेशर होता है, सब ये फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, T क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, R क्या होता है, रेडियस होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर, कोई स्फेरिकल बॉल, सोप बबल, वाटर बबल, तो उसका स्फेरिकल शेप का तो रेडियस होता है। अब ये चेक करते हैं कि दोनों इक्वेशन सही है कि गलत है, P इक्वल टू 4T/, ये चेक करते हैं कि इक्वेशन सही है कि गलत इक्वेशन है, तो LHS की तरफ क्या है, प्रेशर है, LHS की तरफ क्या है, प्रेशर है, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल टू, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, डायमेंशन ऑफ फोर्स बाय डायमेंशन ऑफ एरिया, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ML/T-2, एरिया का डायमेंशन क्या होगा, L स्क्वायर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ML1-2 -1 T⁻², तो यहां से प्रेशर का जो डायमेंशन निकला वो ML-1 T⁻², आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर नंबर 2, आप यूट्यूब पे टाइप करोगे ABC ज्ञान बुद्धा क्लासेस यूनिट एंड डायमेंशन लेक्चर नंबर 2, आपको ये पूरा डायमेंशन का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है, तो प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है, ML-1 T-2, ये LHS की तरफ। अगर RHS की तरफ बात करूं, RHS की तरफ, तो RHS की तरफ क्या है, 4T/R, 4T/, जहां T क्या है, सरफेस, अभी मैंने टेंशन का लिखा, 4 तो एक नंबर है, तो नंबर का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, हटा दो उसको, कट कर देते हैं, तो डायमेंशन ऑफ T अपॉन डायमेंशन ऑफ R, T क्या है, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन के लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू T इंटू L होता है, तो T इज इक्वल टू क्या होता है, F/L होता है, तो फोर्स बाई लेंथ होता है, फोर्स बाई लेंथ होता है, तो T इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई लेंथ होता है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं फोर्स, फोर्स का डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स बटा डायमेंशन ऑफ लेंथ इंटू डायमेंशन ऑफ R, ठीक, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ML/T-2, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L, और R का डायमेंशन क्या होगा, L, एक L से एक L कैंसिल हो गया, तो RHS की तरफ ये L से एक L कैंसिल होगा, तो M, ये L ऊपर जाएगा, तो L-1 और T पहले से मौजूद है -2, ML-1 T-2, ML-1 T-2, देखिए समझ में आ रहा है कुछ, LHS और RHS दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम, मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। एक्चुअल क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे, एक्चुअल तो भी देखना नहीं, वो तो फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो ये एप्लीकेशन टू चेक करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन के वेदर वो करेक्ट है कि नहीं है, वो करेक्ट इक्वेशन है कि नहीं इक्वेशन है डायमेंशनली, उसको चेक कर सकते हैं। दिस इज एप्लीकेशन नंबर 2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन नंबर 2, सेकेंड यूज डायमेंशन का। सेकेंड यूज क्या है कि हम लोग डायमेंशन की मदद से किसी भी फॉर्मूला को रफली बना सकते हैं, रफली बता सकते हैं, एक्चुअल फॉर्मूला नहीं बता सकते। हम लोग ये बता सकते हैं कि हाँ वो फॉर्मूला का रफ क्या होगा, मतलब वी कैन डिराइव द फॉर्मूला रफली, वी कैन डिराइव द फॉर्मूला रफली, बिकॉज हमको पता है कि कोई भी जो जैसे फोर्स इक्वल टू एम इंटू फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास पे और एक्सेलरेशन, ये तो हमको मालूम है। आप बात कीजिएगा सपोज डेट ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, मास पे, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप वहां से हम रफली फॉर्मूला बना सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। हम डायमेंशन की वजह से ये 2 पाई नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं ये अंडर रूट एल बाई जी होता है, ये जरूर बता सकते हैं, ये पता चल जाएगा, मतलब इसलिए मैंने वर्ड लिखा रफली, ठीक है, एक्चुअल नहीं। वी कैन डिराइव द फॉर्मूला रफली बिकॉज हम लोग जानते हैं कि सिंस अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसी की मदद से हम लोग एक फॉर्मूला को रफली बना सकते हैं। जैसे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर बता दें कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन mass of bob, that is small m, length of string that is L, and acceleration due to gravity that is G। ठीक है, ये बता दिया गया है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको बोलेगा कि आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखिए, राइट द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, ये क्वेश्चन दे देगा। अब ये क्वेश्चन को करेंगे कैसे, बता दिया है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, तो डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, मास पे दे दिया। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट हम लिखने का तरीका है कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास ऑफ m टू द पावर a, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग दैट इज l टू द पावर b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g टू द पावर c। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास ऑफ बॉब, m क्या है, मास, कुछ फॉर्मूला होता है ना, T इक्वल टू F इक्वल टू होता है mv स्क्वायर बाई r, तो v के ऊपर क्या है, पावर है ना 2, तो वही a b c हमारा है। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड्स किस पे कर रहा है, मास ऑफ, यहां से कांस्टेंट हटे, यहां से प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा, तो T इक्वल टू k m टू द पावर a l टू द पावर b एंड g टू द पावर c। k क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि डायमेंशन लेस होता है, ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, यानी t इज इक्वल टू m टू द पावर, अभी हम लिख देते हैं इसको, तो t इक्वल टू k into m to the power a, l to the power b and g to the power c। t क्या है, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन अगर डायमेंशनली इसको लिखा जाए तो t का डायमेंशन लिखोगे m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0। ये तो डायमेंशन इसका होता ही नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये m है तो यहाँ पे लिखेंगे m to the power a, ये आपका l है दैट इज l to the power b, और ये आपका क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g इक्वल टू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लास 9 में पढ़ना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर इसकी डायमेंशन की बात करेंगे g का, तो क्या लिखोगे, l अपॉन टी स्क्वायर, मतलब कितना, lt माइनस 2, तो m टू द पावर है l, और g का यहाँ पे लिख सकते हो lt माइनस 2 टू द पावर c, ठीक है। तो यहाँ से m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 नहीं लिखना है, t टू द पावर यहाँ पे 1 लिखना है क्योंकि टाइम पीरियड है, और यहाँ पे अगर कर सकोगे तो m टू द पावर a इंटू l टू द पावर b इंटू l टू द पावर c इंटू t टू द पावर माइनस 2c, ठीक है, यहाँ पे l टू द पावर c और t टू द पावर माइनस 2c।
ठीक है, यहाँ पे m का पावर 0 है, यहाँ पे m का पावर a है, तो यहाँ पे और कर सकते हो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1 इज इक्वल टू m टू द पावर a, l टू द पावर, देखिए प्रोडक्ट में बेस से में पावर ऐड होता है b प्लस c, और t टू द पावर कितना, दैट इज -2c। तो यहां से आप देखिए मास का, यहाँ पे m का पावर 0, यहाँ पे m का पावर, तो खोपड़ी से खोपड़ी मिला दो, ये खोपड़ी है इसका, m के पावर 0 डेट इज खोपड़ी है, दोनों की खोपड़ी को इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करोगे तो a इक्वल टू कितना यहाँ से निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, a इक्वल टू 0। यहाँ पे l के पावर 0, यहाँ पे l के पावर b प्लस c है, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो b प्लस c इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे टाइम की बात, यहाँ पे टाइम का पावर कितना 1 है, और यहाँ पे टाइम का पावर कितना -2c, तो यहाँ से लिख सकते हो -2c इक्वल टू कितना 1, तो c इक्वल टू कितना लिख सकते हो 1/2, और ये माइनस आ जाएगा, तो c का वैल्यू निकल गया -1/2, a का वैल्यू 0 है, इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, देयरफॉर हम लोग पता है अभी मैंने यूज किया b प्लस c इक्वल टू मैंने क्या लिखा 0, c का वैल्यू -1/2, तो b प्लस c का वैल्यू क्या -1/2 इक्वल टू कितना 0, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। देखिए तीनों का वैल्यू निकल गया, तीनों का वैल्यू आपने निकाल दिया, a का वैल्यू आपने क्या निकाला 0 निकाला, b का वैल्यू कितना निकाला आपने 1/2 निकाला, c का वैल्यू कितना निकाला -1/2, कुछ मत कर, यहाँ पुट कर दे, यहाँ पे पुट कर दे, देयरफॉर टाइम पीरियड t इक्वल टू कितना हो जाएगा k इंटू m टू द पावर a, तो m टू द पावर a, m टू द पावर a का वैल्यू कितना 0, m टू द पावर 0, l टू द पावर b, l टू द पावर b का वैल्यू कितना 1/2, और g टू द पावर c कितना है, देखिए c कितना लाए आप -1/2, करेक्ट, सही है। तो यहां से ले लेते हैं t इक्वल टू k टाइम्स m टू द पावर 0 डेट इज 1, कुछ मत कीजिए, m टू द पावर 0 1, l टू द पावर 1/2, g टू द पावर -1/2, इसको लिख सकते हैं √l/g, ठीक है, करेक्ट, √l/g, क्योंकि l टू द पावर 1/2 को यहाँ पे हम यहाँ बता देते हैं, l टू द पावर 1/2 को आप लिख सकते हो √l, और g टू द -1/2 को नीचे लिख सकते हैं g टू द पावर 1/2, तो वो हो जाएगा √g, नीचे लिख सकते हैं g टू द पावर 1/2, तो वो √g, तो t इक्वल टू k टाइम्स √l/g। तो डायमेंशन का देखिए यहाँ पे ड्रॉबैक भी हम बताते जा रहे हैं साथ में, तो डायमेंशन का ड्रॉबैक क्या है, ये जो किया है ना, ये डायमेंशन के अनुसार नहीं पता चलता है हमको, मतलब ड्रॉबैक यही है। बट ये देखिए डायमेंशन का एक्चुअल फॉर्मूला, टाइम पीरियड का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 √l/g, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का एक्चुअल फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 मतलब कुछ कुछ तो हमको आइडिया मिला ना, √l/g हमको मिल गया, हाँ यही नहीं पता चला कि कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट क्या होता है 2 तो वो चीज जानने के लिए मतलब डायमेंशन से हम रफली निकालते हैं फॉर्मूला को, मैंने तो पहले बता दिया, मैंने तो ये थोड़ी बताया कि एक्चुअल निकाल सकते, रफली एक आइडिया कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला हो सकता है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू k इंटू √l/g, मुझे ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में कोई डाउट ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन मैंने बनाया। इस पे 2-3 क्वेश्चन और हम देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसी थ्योरी पे वी कैन डिराइव द फॉर्मूला रफली पे ही, थ्योरी लिखे रहते हैं, ऊपर रखा रहेगा कि आपको पता चले कि उसी थ्योरी का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, the energy of a particle executing the energy of a particle executing simple harmonic motion, the energy of a particle executing simple harmonic motion depends on mass of particle, comma, amplitude and angular velocity of particle, angular velocity of particle. Derive the formula of energy. क्वेश्चन में ये बता दें, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लास 11 में पढ़ना है ये, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पार्टिकल, amplitude and angular velocity of particle. Derive the formula for energy.
एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन आइदर डायरेक्शन। कोई पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है तो आइदर डायरेक्शन में, इधर या इधर, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो आप बोलिए, ध्यान दीजिएगा, मतलब एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मास, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a। और क्या बोल रहा है, एम्पलीट्यूड a टू द पावर b। और क्या बोल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू द पावर c। मैंने लास्ट क्लास में एंगुलर वेलोसिटी का भी बताया है, एंगुलर वेलोसिटी का याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, k टाइम्स m टू द पावर a टू द पावर b ओमेगा टू द पावर c। अगेन ये k की जानकारी मुझे यहां से नहीं मालूम चलता, यही प्रॉब्लम है, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। मैं इसको अलग से नहीं बनाऊंगा, बताऊंगा आपको, इसी में बताते भी जाएगा डायमेंशन का क्या ड्रॉबैक है। ये k का वैल्यू जानकारी नहीं मिलेगा हमको यहाँ से, वो तो फिर एक्चुअल फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। सब चीज अगर यूनिट डायमेंशन में मालूम चलता तो फिर एक्चुअल फिजिक्स पढ़ने का जरूरत ही नहीं रहता, ठीक है। इसीलिए यहां से सिर्फ एक रफ पता चलता, रफली आइडिया। ई क्या है, एनर्जी, ई क्या एनर्जी। अब एनर्जी का डायमेंशन तो बहुत बार हम लगता है 6 से 7 बार यूज किया, तो आपको भी याद होना चाहिए, ml² t-2 इक्वल टू k टाइम्स, k क्या है, डायमेंशनलेस है तो उसके लिखने की जरूरत नहीं है। k क्या है, डायमेंशनलेस, ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। m टू द पावर a, m टू द पावर a मतलब कैपिटल m टू द पावर a, कैपिटल ये क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब देखिए यहां पे लिख देते हैं, a क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन आइदर साइड फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब ये है क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, एक तरह का क्या है ये, लेंथ। लेंथ मतलब डायमेंशन l, तो यहां पे क्या होगा l, तो l टू द पावर b। ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या डायमेंशन है, कुछ नहीं है, डायमेंशन लेस है। तो क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी का ये क्या होगा, t टू द पावर -1, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, लास्ट क्लास में मैंने बताया है। ये क्या डायमेंशनलेस, तो ये t टू द पावर -1, तो t टू द पावर -1, इसका डायमेंशन t टू द पावर -1 टू द पावर c। तो यहां से हो जाएगा ml² t टू द पावर -2 इक्वल टू व्हाट, m टू द पावर a, l टू द पावर b, और t टू द पावर कितना, -c। अब इक्वेट कर लेंगे, खोपड़ी से खोपड़ी मिला लेंगे, m का खोपड़ी, तो यहाँ पे m का खोपड़ी भी कितना, ओम है, 1 है, यहाँ पे कितना a, तो क्या हो जाएगा a बराबर 1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए l, और यहाँ पे l का पावर कितना है 2, यहाँ पे l का पावर कितना है b, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2। c की बात करें, t के पावर यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे कितना है -c, तो -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -c, तो c बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 2 भी 2 हो गया। देयरफॉर यहां पुट कर देंगे 1 में, देयरफॉर 1 में पुट कर देंगे, देयरफॉर पुट इन 1, पुट इन 1, 1 में पुट कर देंगे, तो एनर्जी बराबर हो जाएगा k टाइम्स m टू द पावर a, m टू द पावर a दैट इज 1, a टू द पावर b, a टू द पावर b, b दैट इज 2, और c टू द पावर 2, c ओमेगा टू द पावर 2। तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया k m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। k तो खैर हमको मालूम नहीं चलता k क्या होगा, बट यही होता है, रफ फॉर्मूला यही होता है, एनर्जी इक्वल m स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, k इंटू m इंटू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। m क्या है मास, a क्या एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी। ये सेकंड क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, यहाँ से आपको एनर्जी का डायमेंशन आपको याद होना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, m के पावर्स को इक्वेट कर दीजिए और फिर उस वैल्यू को क्या कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा रफ एनर्जी का रफली फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला नहीं, एक रफ आइडिया आपको मालूम चलेगा कि क्या इसमें होता है, ठीक है। ये भी बहुत काम का चीज़ है। कभी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जेई वगैरह में कि आप डायमेंशन एनालिसिस से ही क्वेश्चन को बना देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन देता है, मतलब सिलेबस से बाहर का रहेगा, तो वो क्वेश्चन उस तरह का क्वेश्चन डायमेंशन एनालिसिस बनाता है। दोनों LHS RHS का डायमेंशन मैच कर लीजिए, अगर आ रहा है तो सही है, नहीं तो फिर नहीं। ऑप्शन से भी मैच हो जाता है, ऑप्शन में क्वेश्चन जो पूछ रहा है और ऑप्शन के अनुसार उसका डायमेंशन कोई मैच हो तो समझ लीजिए वही करेक्ट है। तो बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इस पे लिखिएगा,
एक लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, द सेंट्रीपिटल फोर्स acting on a particle, the centripetal force acting on a particle depends on its mass, comma speed and radius of circular path. ठीक है, the centripetal force acting on a particle depend on its mass, speed and radius of circular path. Derive the formula for centripetal force. FC से मैं लिख रहा हूं, centripetal force के फॉर्मूला को आपको डिराइव करना है। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था आपको पिछले में कि सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है, mv²/r होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, तो mv²। उस फॉर्मूला को आप डिराइव करते हैं। वहां पे मैंने क्या बताया, उसको चेक किए थे कि वेदर करेक्ट और नॉट। यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे FC। क्या बोला है क्वेश्चन, सेंट्रीपिटल फोर्स FC जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, m⁴। किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड के, v⁴। किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, r⁴ से। सिंपल, जिस पे डिपेंड कर उसकी तरह से लिख दीजिए, m⁴ v⁴b r⁴c। FC इक्वल टू k टाइम्स m⁴ v⁴b r⁴। ये तो क्या है, ये क्या है, डायमेंशनलेस है। ये तो इसके बारे में सोचना ही नहीं, इसके बारे में सोचना ही नहीं। ये क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट हम मान के चलते हैं FC। अब इसका लिखेंगे mLT-2, एकदम फोर्स का तो रट लो, m⁴ a। v क्या है, स्पीड है, दैट इज LT-1b। r क्या है, रेडियस है, दैट इज L⁻c। तो mLT-2 इक्वल टू m⁴ a L⁻b T⁻−b L⁻c। सिंपल, यहां से हो जाएगा mLT-2 इज इक्वल टू m⁴ a L⁻ व्हाट, b प्लस c T⁻ व्हाट, -b। m⁴ a L⁻, बेस देखिए सेम है तो मल्टीप्लिकेशन है, पावर ऐड होता है, b प्लस c T⁻−b। अब यहाँ पे कुछ नहीं करो, यहाँ पे a का 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो m का पावर 1 है, l का पावर 1 है, t का पावर -2 है यहाँ पे, तो a बराबर डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1। दूसरा इक्वेशन b प्लस c बराबर भी लिख सकते हो 1। देखो इसका l का पावर 1 है और यहाँ पे l का पावर b प्लस, तो b प्लस c किसके बराबर, 1 के बराबर। और तीसरा के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे t के पावर -2 t के पावर -b है, तो -b इक्वल टू व्हाट, -2। तो यहाँ कैंसिल होगा, तो b इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। इस b के वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो 2 प्लस कितना, c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू कितना होगा, 1 - 2, तो c इक्वल टू कितना होगा, -1। इस c का वैल्यू -1। तो यहाँ से मैंने तीनों वैल्यू निकाल लिया। क्या निकाला, a इक्वल टू 1 निकाला, ध्यान देना, a इक्वल टू 1 निकाला, b इक्वल टू कितना निकाले, 2 निकाले, c इक्वल टू कितना निकाले, -1 निकाले। देयरफॉर FC सेंटीमीटर फोर्स का वैल्यू लिखेंगे k टाइम्स m⁴ है, m⁴ a का वैल्यू कितना, 1, v⁴b का वैल्यू कितना, 2, r⁻c, ध्यान देना, r⁻c कितना, -1 है तो नीचे हो जाएगा, तो FC इक्वल टू कितना होगा, k टाइम्स क्या हो जाएगा, mv²/r। ध्यान दीजिए, यही होता है फॉर्मूला ना, सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है ना, बट ये k के बारे में मुझे नॉलेज डायमेंशन से नहीं मालूम चलता है। एक्चुअल में k का वैल्यू सेंटीमीटर फोर्स में क्या होता है, 1 होता है, बट डायमेंशन एनालिसिस हमको सिर्फ क्या बताएगा, एक रफली आइडिया बताएगा फॉर्मूला का। तो ये डायमेंशन एनालिसिस का 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एक और एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, लेकिन उस एप्लीकेशन को बताने के पहले हम SI प्रीफिक्स के बारे में कुछ बताएंगे, ठीक है। तभी वो एप्लीकेशन, आप फिलहाल एप्लीकेशन लिख लीजिए अभी। एप्लीकेशन नंबर 3 इज, तीसरा एप्लीकेशन क्या है, यूज नंबर 3, डायमेंशन का एप्लीकेशन 3 आप लिख लीजिए। तीसरा यूज डायमेंशन का, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
एक सिस्टम से, जैसे सुने हो आप लोग देखते होंगे, एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, तो कन्वर्ट करने का कुछ तरीका है। तो उसको समझने से पहले हम लोग पहले समझेंगे एसआई प्रीफिक्स के बारे में, तभी वो चीज समझ। जैसे आप लोग लिखते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। आप लोग याद करते होंगे 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग, जूल इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, अर्ग इज सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो अब हम वो चीज पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ाने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि पहले एसआई प्रीफिक्स क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे एसआई प्रीफिक्स के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एसआई प्रीफिक्स। एसआई प्रीफिक्स ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जांपल हम बता रहे हैं इसके लिए। सपोज ये सिटी ए है, सिटी ए कुछ भी हो सकता है, दिल्ली कुछ भी सिटी है, सिटी बी, और ये आपका सिटी बी है। सिटी ए से सिटी बी का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना, मान लीजिए डी इक्वल टू है 2000 किलोमीटर, या आप लिख सकते हो डायरेक्ट 2000 किलोमीटर नहीं 2000 मीटर लिखिए, ठीक है, 2000 मीटर। आप इस डिस्टेंस को ऐसे मेंशन कर सकते हो। तो डिस्टेंस इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ मीटर। इस 10⁻³ के लिए एक प्रीफिक्स यूज हुआ है, दैट इज किलो। तो इस डिस्टेंस को आप ले सकते हो 2 किलोमीटर, एक प्रीफिक्स बना दिया गया, क्योंकि मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी वेरी ओवर अ वाइड रेंज। मैंने अभी किलोमीटर में बात किया। अब मान लीजिए कोई वायर है, वायर का जो थिकनेस है, किसी वायर का थिकनेस जो है, किसी वायर का थिकनेस जो सपोज दैट कितना है 0.03 मीटर, 0.03 मीटर। अब ये 0.03 मीटर को 3/100 मीटर लिख सकते हैं, ये 0 आएगा नीचे तो 100 होगा। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। देखो प्रीफिक्स मतलब यूनिट के पहले एक प्री आया, यूनिट के पहले देखो मीटर के पहले 10⁻³ दैट इज किलोमीटर। प्रीफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये मीटर एक यूनिट है, उसके पहले क्या आया 10⁻²। इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज किया गया वो क्या गया सेंटी, तो इसको बोलते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर, इसको बोलेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है 3 सेंटीमीटर। आप उसी तरह से अगर थिकनेस ऑफ बहुत पतला वायर है, दैट इज मान लीजिए 0.05 सपोज और पतला 0.005 मीटर, 0.0 एकदम पतला सीट, एकदम थिन सीट 0.005 मीटर। तो इसको लिख सकते हैं d इक्वल टू कितना 5/1 पे 1 to 3 मीटर, ठीक है ना, 0 नीचे आएगा। तो इसको कहते हैं 5 इंटू 10⁻³ मीटर। अब मीटर के पहले एक ये प्रीफिक्स है, इस प्रीफिक्स इसको 10⁻³ का नाम दिया गया क्या, मिली नाम दिया गया, मिली। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, इसको लिखा सकता है 5 मिलीमीटर। तो समझना है, समझिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी वेरी ओवर अ वाइड रेंज। देखिए ऐसा प्रीफिक्स का क्या मतलब है, इसको एग्जांपल को समझिएगा थोड़ा ध्यान में, और इस एग्जांपल को अगर समझ में आता है तो फिर कैसे करेंगे। लिखिएगा सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ, आप लोग लिखिए, मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप मेरे साथ भी लिखिएगा साथ में, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ physical quantity, the magnitude of physical quantity vary over a wide range, the magnitude of physical quantity vary over a wide range, मतलब क्या बताया, मिलीमीटर टू किलोमीटर। the magnitude of physical quantity vary over a wide range, so to express CGPM, पता है ना, कॉन्फ्रेंस वो वेट्स एंड मेजरमेंट वाला जो कमेटी है, CGPM recommends some special ठीक है, some special SI prefix on power of 10,
पावर ऑफ 10, 10 के पावर पे हम लोग डालते हैं। 10 टू द पावर -1 को क्या बोलते हैं, 10 टू द पावर -3 को क्या बोलते हैं, 10 टू द पावर -6 को क्या बोलते हैं, 10 टू द पावर -9 को क्या बोलते हैं। ये भी स्टैंडर्ड एक बनाया गया, देखिए समझना। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वैरी, जैसे डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस भी क्या होता है, बहुत कम से बहुत ज्यादातर होता है। 10 टू द पावर -15 मीटर भी डिस्टेंस होता है, और बहुत लाइट ईयर वगैरह समझिए डिस्टेंस कितना ज्यादा होता है। तो उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, 10 टू द पावर -15 को लगता है फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर, ठीक है। 10 टू द -15 को फेम्टो, फर्मी से भी बोलते हैं, फर्मी भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वेरी ओवर अ वाइड रेंज, वाइड रेंज मतलब फ्रॉम वेरी मिनिमम टू मैक्सिमम। सो टू एक्सप्रेस इसको एक्सप्रेस करने के लिए CGPM रिकमेंड सम स्पेशल SI प्रीफिक्स ऑन पावर ऑफ 10, मतलब स्मॉल वैल्यू से बड़े वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए, छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब एक SI प्रीफिक्स को बनाए। आप कितना लिखोगे, सपोज डेट आए आपका 10,000 किलोमीटर, तो आप इतना जीरो क्यों लिखोगे, 10 × 10 टू द पावर, इस तरह से 10,000 मान लीजिए मीटर है, 10,000 मीटर है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10 × 10 टू द पावर 3 मीटर, यानी क्या लिख सकते हो 10 किलोमीटर। आप सिंपल तरीका से इस तरह से 10,000 मीटर को 10 × 10 टू द पावर 3, और 10 टू द पावर 3 को क्या लिख सकते हो आप, किलो लिख सकते हो, किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर। तो इस तो ये तो मैंने 1 2 3 4 4 जीरो दिए, इस तरह से भी और भी जीरो। 10 टू द पावर 24 होगा तो उसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, बात समझ में आए। अगर 15 जीरो होगा तो उसको क्या 15 टाइम्स जीरो लिखेंगे, नहीं, वो तरीका सही नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव और माइनस में हो तो नीचे कितना बार जीरो लिखोगे, 10 के पावर -15 मीटर है, तो आप कितना बार उसको नीचे में लिखिएगा, 1/1 1 2 3 4 करते जाइए फिर जितना। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया। तो कुछ प्रीफिक्स है, मैं उस प्रीफिक्स के बारे में बता देता हूँ आपको, और वो बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। वो प्रीफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लिखिए SI प्रीफिक्स, SI प्रीफिक्स, यहां पे लिखेंगे पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, SI प्रीफिक्स पावर ऑफ, इसका सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। SI, पहले हम नेगेटिव वाला की बात करते हैं। 10 टू द पावर -1 को बोलते हैं डेसी, 10 टू द पावर, यहां पे हम आपको बता देंगे, -2 को बोलते हैं सेंटी, 10 टू द पावर -3 को बोलते हैं मिली, मिलीमीटर आप लोग सुने होंगे। 10 टू द पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो, 10 टू द पावर -9 को बोलते हैं नैनो, स्मॉल एन, 10 टू द पावर -12 को बोलते हैं पिको, 10 टू द पावर -15 को बोलते हैं फेम्टो, 10 टू द पावर -18 को बोलते हैं एक्टो। ये SI प्रीफिक्स पावर ऑफ नेगेटिव पावर, -1 को डेसी, -2 को सेंटी, -3 को मिली, -6 को माइक्रो, -9 को नैनो, -12 को पिको, पिको फेराड, ये कैपेसिटर में यूज होता है। 12th वाले अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो समझिएगा, पिको फेराड। -15 फेम्टो, ये फेम्टो फर्मी वगैरह यूज होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। -18 और छोड़, देखिए कितना स्मॉल वैल्यू से कितना, मतलब -1 -2 -3 -6 -9 -12 -15 -18। तो उसी तरह से पॉजिटिव में भी है, यहां पे हम लिख देते हैं, यहां पे हम बना लेते हैं SI प्रीफिक्स पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, और यहां पे हम लोग यूज करेंगे सिंबल, ठीक है। 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर +1 को बोलते हैं डेका, 10 टू द पावर 2 को बोलते हैं हेक्टो, 10 टू द पावर 3 को बोलते हैं किलो, 10 टू द पावर 6 को बोलते हैं मेगा, कैपिटल M, 10 टू द पावर 9 को बोलते हैं गीगा, ठीक है। गीगाबाइट्स वगैरह आप लोग सुने होंगे कंप्यूटर चिप्स में, गीगाबाइट। 10 टू द पावर 12 को बोलते हैं टेरा, 10 टू द पावर 15 को बोलते हैं पेटा, और 10 टू द पावर 18 को बोलते हैं हम लोग एक्सा, 10 टू द पावर 18। तो ये हुआ कुछ स्टैंडर्ड, देख रहे हैं, -18 से +18, मतलब वैरी कर रहा कितना छोटा वैल्यू से कितना ज्यादा वैल्यू तक।
तो ये कुछ स्टैंडर्ड प्रीफिक्स हैं जो कि अब भी होता है 21, तो उतना जानने की जरूरत नहीं है। मेनली आपका यूज होगा, सेंटी यूज होगा, मिली होता है यूज, माइक्रो होता है, नैनो भी यूज होता है, पिको भी यूज होता है, 15 ये सब, ये बहुत कम, 18 10⁻18 बहुत कम यूज होता है। फिर आपको यूज होता है 10⁻3 किलो ज़्यादा यूज होता है, मेगा यूज होता है, गीगा यूज होता है, टेरा पेटा एक्सा भी बहुत कम हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। लेकिन हमको जानना है कुछ स्टैंडर्ड प्रीफिक्स, इसलिए मैंने ऐसा ही प्रीफिक्स आपको बताया। इस पूरी टेबल को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर से याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, -1 से याद कीजिए, 10⁻1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 आपका माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिको, -15 फिफ्टो, -18 एटो, 10⁻+1 डेका, 10⁻+2 आपका हेक्टो होता है, +3 किलो होता है, +6 मेगा होता है, +9 आपका गीगा होता है, +12 आपका टेरा होता है, 15 आपका पेटा होता है और उसके बाद एक्सा होता है। तो इस तरह से, ठीक है। अब इसका यूज क्या है इसमें, मतलब हम लोग कभी क्या जाता है कन्वर्ट 5 माइक्रोमीटर इनटू मीटर, जैसे देखिए बताते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू मीटर, लिखिए कन्वर्ट इनटू मीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर, डायरेक्ट सारा क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देते हैं, कन्वर्ट इनटू मीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर। पहला 5 माइक्रोमीटर को, दूसरा 3 मिलीमीटर को, तीसरा 10 सेंटीमीटर को, चौथा 12 किलोमीटर को। इस तरह से 5 माइक्रोमीटर, क्या कर सकते हैं इसको, 5 × 10⁻⁻6 मीटर। बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट, यहाँ तो सबको आसान लगता है, जब ये न्यूमेरिकल में आते हैं, मतलब हम लोग पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुलम्स ला, तो वहाँ पे माइक्रो कुलम होता है, तो वहाँ पे बोलते हैं सर माइक्रो को क्या लिखें, तो अभी याद कर लीजिए 5 माइक्रोमीटर मतलब 5 × 10⁻⁻6 मीटर, 3 मिलीमीटर मतलब 3 × 10⁻³ मीटर, मिली के लिए जो प्रीफिक्स है वो -3 है, सेंटीमीटर तो 10 × 10⁻⁻² मीटर, सेंटीमीटर के लिए, सेंटी के लिए 10⁻², 12 किलोमीटर तो 12 × 10⁻³ मीटर, किलोमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करना था। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन ये नहीं, आपको हम बताएंगे जैसे कि आपको न्यूटन को, 5 न्यूटन को कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में, आपको एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें, तो सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन लिखिएगा, कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू सीजीएस सिस्टम, कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू सीजीएस सिस्टम, कन्वर्ट 5 न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है, न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट किसका है, फोर्स का। क्वेश्चन आता है ऐसे, कन्वर्ट, आया भी क्वेश्चन इस तरह से बोर्ड वगैरह में आता था, कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू सीजीएस सिस्टम, मतलब वन सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, वन सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू सीजीएस सिस्टम, तो देखिए 5 न्यूटन, समझना थोड़ा सा, 5 न्यूटन की बात कर रहे हैं, 5 न्यूटन। अब इस बात को समझिए, ये फोर्स है ना, फोर्स इक्वल टू क्या है, 5 न्यूटन, तो F इक्वल टू होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मतलब क्या, किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या मतलब मीटर पर सेकंड, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन एक साइन उन्हीं का ऑनर, लेकिन यहां से थोड़ी बनेगा, इसको बोल सकते हैं 5 न्यूटन को लिख सकते हैं, 5 न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एमकेएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। लेकिन वही बात करेंगे सीजीएस सिस्टम में, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम, टाइम का तो कुछ नहीं होता, टाइम का तो वही रहता है। तो इसको हमको कन्वर्ट करना है, 5 न्यूटन मतलब 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ देखिए मैंने बता दिया, F बराबर m में, मास का यहाँ पे किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूटन बोलते हैं। तो न्यूटन को मैंने कन्वर्ट किया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको बनाना है मतलब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बनाना है, सेंटीमीटर को किलोग्राम को ग्राम में बना रहा है, मीटर को किसे बनाना है, सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड एज इट इज। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो एमकेएस सिस्टम में हो गया, ये किस में लिख लिए हम लोग, एमकेएस सिस्टम, किस में लिख लिए, एमकेएस सिस्टम। अब अगर बात करेंगे सीजीएस सिस्टम के बारे में, तो सीजीएस में 5 इन सीजीएस में क्या करोगे, 5, ध्यान देना थोड़ा सा, किलोग्राम
सीजीएस में क्या होता है ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना 10⁻³ ग्राम, किलो के लिए क्या होता है 10⁻3, तो 10⁻3 ग्राम। मीटर को किसमें करना है सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर, और सेकंड तो वही रहता है, तो अपॉन कितना होगा सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सीजीएस में 5 × 10⁻3 टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो गया देखो, तो सीजीएस में हो गया। सीजीएस में मास के लिए क्या यूज करते हैं ग्राम, देखो यहाँ पे आ गया, लेंथ के लिए क्या यूज होता है सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे आ गया, टाइम के लिए क्या यूज करते हैं सेकंड, देखो यहाँ पे आ गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बोला जाता है टाइम, सीजीएस यूनिट में इसका नाम है डाइन, DYNE। फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। मतलब लिख सकते हैं 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 × 10⁵ टाइम, देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल टू क्या 10⁵ टाइम। तो ये कन्वर्जन भी याद रखिएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या 10⁵ टाइम, अरे 5 न्यूटन इक्वल टू 5 × 10⁵ टाइम, तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या 10⁵ टाइम। तो ये कन्वर्जन मैंने किया किसकी मदद से, प्रीफिक्स की मदद से। ऐसे नहीं, ऐसे तो आप याद कर लीजिए, हमने आपको पूरा प्रीफिक्स बताया, फ्रॉम -18 टू +18 तक बताया, ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हैं। तो 5 न्यूटन इक्वल टू 5 × 10⁵ टाइम, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 × 10⁵ टाइम, दैट इज 10⁵ टाइम। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इसको नोट कर लीजिए पूरे को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कन्वर्ट जूल इनटू सीजीएस सिस्टम, कन्वर्ट जूल इनटू सीजीएस सिस्टम, दिस इज सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट जूल इनटू सीजीएस सिस्टम। पता है ना जूल क्या है, व्हाट इज जूल, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, उसको किसमें कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। तो जूल तो एक साइंटिस्ट का नाम है, तो वहां से तो आप कर ही नहीं सकते ना न्यूटन, यहाँ से उसको पहले एमकेएस में आपको बनाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि एमकेएस का लेंथ मास और टाइम आगे एसआई में वही था, जो एमकेएस में लेंथ मास टाइम का एसआई में वही था, एसआई में वो चेंज नहीं हुआ था, ठीक है। तो जूल की बात करें तो जूल किसका, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल है। अब उसको एमकेएस में लिखेंगे, ध्यान देना एमकेएस का क्या होता है, एमकेएस में कैसे लिखते हैं तो पता है ना। अब जैसे जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा, तो वर्क का क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को क्या बोला जाता है जूल बोलते हैं, ध्यान देना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसी को क्या बोलते हैं जूल बोलते हैं। अब अगर सीजीएस में बात करें, सीजीएस में ध्यान देना, एमकेएस में, एमकेएस और सीजीएस में, तो एमकेएस में किलोग्राम और सीजीएस में ग्राम, एमकेएस में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, एमकेएस में सेकंड, सीजीएस में सेकंड। ये मास के लिए, ये लेंथ के लिए, ये टाइम के लिए। मास में एमकेएस किलोग्राम, सीजीएस में ग्राम, लेंथ मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, टाइम सेकंड, सीजीएस में भी सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, टाइम का तो चेंज होता ही नहीं। अब हम क्या करेंगे ध्यान देना, किलोग्राम इसको हमको सीजीएस बनाना है, तो किलोग्राम को सीजीएस बना, देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम तुरंत, मैंने इधर साइड में लिख दिया है लेकिन यहीं पे कर लेते हैं हम। अब किलोग्राम को ग्राम, तो किलो के लिए कौन सा प्रीफिक्स 10⁻3, तो 10⁻3 ग्राम। मीटर के लिए कौन सा प्रीफिक्स, मीटर के लिए क्या प्रीफिक्स, मीटर टू, समझ में आ रहा ना, मीटर 1 मीटर इक्वल टू क्या यूज करते हैं हम लोग, उसमें ग्राम में तो क्या होता है सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू यानी 10⁻2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर के जगह 10⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन कितना सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 10⁻3 ग्राम इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ये 10⁻4 + 3 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया, देखो किलोग्राम को मैंने ग्राम कर लिया, मीटर को मैंने सेंटीमीटर कर लिया, सेकंड वहां था सेकंड आया, तो ये हो गया सीजीएस में।
इसको बोला जाता है अर्घ। जैसे एसआई सिस्टम में एनर्जी के यूनिट को जूल बोलते हैं, उसी तरह से सीजीएस सिस्टम में एनर्जी के यूनिट को अर्घ बोलते हैं। यानी हो गया देयरफॉर 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्घ। तो 5 जूल इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 10⁻⁷ अर्घ। अगर हम बोलते कि 5 जूल को कन्वर्ट कर लीजिए तो ये आंसर होता, लेकिन मैंने तो जूल बोला, तो जूल को अर्घ में 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्घ। अगर 5 जूल है तो 5 जूल इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁷ अर्घ। समझ में आया चीज? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, एक नहीं कम से कम 2 क्वेश्चन और हम देखेंगे, तब जाके आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप लोग जानते होंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसको कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। देखिए कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जी इन CGS सिस्टम। कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ जी इन CGS सिस्टम। आपको जी हम बता चुके हैं, जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं साइड में लिख देता हूं, F इक्वल टू पढ़ाया गया होगा आपको Gm1m2 बटा आर स्क्वायर। जी इक्वल टू क्या होता है, FR स्क्वायर अपॉन m1m2। ठीक है ना, वेरी गुड। तो जी का अगर यूनिट लिखेंगे एम के सिस्टम में, तो फोर्स का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू क्या होगा, मीटर स्क्वायर अपॉन कितना, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, दैट इज किलोग्राम स्क्वायर। में डायरेक्ट लिख देता हूं ऐसे, किलोग्राम स्क्वायर। सही, बिल्कुल सही है। तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से, किलोग्राम मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू व्हाट, किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ 1 kg से 1 kg कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा, मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। ये एमकेएस सिस्टम में आप लिख सकते हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है, Gm1m2 बटा आर स्क्वायर। तो G इक्वल टू क्या लिखोगे, FR स्क्वायर अपॉन m1m2। F क्या होता है, फोर्स होता है, R क्या होता है, डिस्टेंस होता है, m1m2 क्या होता है, मास होता है। तो फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो किलोग्राम एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डिस्टेंस m स्क्वायर अपॉन m1m2 तो मास दैट इज किलोग्राम स्क्वायर, तो kg स्क्वायर। तो kg मीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब अपॉन क्या कर लिया, किलोग्राम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। 1 kg से 1 kg कैंसिल, बचेगा क्या, मीटर क्यूब अपॉन व्हाट, किलोग्राम सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका एमकेएस सिस्टम है। देखिए, और इसका वैल्यू होता है, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 लिख सकते हैं, मीटर क्यूब अपॉन व्हाट, किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। मीटर क्यूब 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एमकेएस। अब इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बार बार हम बता चुके हैं मीटर को सेंटीमीटर क्या करते हैं। तो इन अगर सीजीएस की बात करेंगे, अगर हम सीजीएस की बात करेंगे तो G इक्वल टू कितना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, इंटू मीटर को सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर तो 10⁻2 सेंटीमीटर का क्यूब, खत्म। ठीक है, मीटर को मैंने सेंटीमीटर कर दिया। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 को 10⁻2 तो 10⁻2 सेंटीमीटर का क्यूब। किलोग्राम को क्या करेंगे, ग्राम में। 1 किलोग्राम, किलो के लिए 10⁻3 ग्राम, और ये सेकंड स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा, उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं। तो ये जी का वैल्यू हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10 क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा 10⁻3 ग्राम सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 10 कितना होगा बताइए, 6 माइनस 3 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम सेकेंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो G का वैल्यू होगा 6.67 इंटू 10⁻11 प्लस 3 माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेकेंड स्क्वायर। ये हुआ आंसर आपका सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम में जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर,
और सीजीएस सिस्टम में होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज आंसर, कॉपी कीजिए इसको। समझ में आप लोग सभी को आ रहा होगा ये चीज। कैसे कर रहे हैं हम? कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा ही प्रीफिक्स का यूज कर रहे हैं। प्रीफिक्स आपको पता रहेगा तो आप इजीली तरीके से कर सकते हैं, नहीं पता रहेगा तो फिर गलत करोगे, गलत होना है फिर, इसलिए ऐसा ही प्रीफिक्स पूरा याद होना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट है उसी को याद ज़्यादा कीजिए, उसी पे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे आप कंप्लीट कर लोगे, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा बहुत दिक्कत होने को है। ठीक है, समझ में आया ये चीज। एक और क्वेश्चन बहुत आता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड तो आप लोग डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई करते होंगे, अब मीटर पर सेकंड को तो आप लोग डायरेक्ट 18/5 से मल्टीप्लाई कर। देखिए वो कहां से आता है, लिखिए कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन इज बहुत मतलब पता होगा आपको, बट हमारा काम है प्रीफिक्स समझाना। कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड कैसे करते हैं? देखिए v इक्वल टू क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड है, बहुत सिंपल। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो v इक्वल टू 36 गुने किलो के लिए जो प्रीफिक्स यूज हुआ है वो 10⁻³ होता है, तो 10⁻³ मीटर अपॉन आवर के लिए, आवर को आप सेकंड में करोगे तो क्या होगा 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो v इक्वल टू 36 इंटू कितना, ये लिख सकते हैं 1000 मीटर अपॉन व्हाट 3600 सेकेंड। मैं एकदम पूरा फील करा रहा हूं वो चीज। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, ये 2 5 जा और ये 2 18 जा। देख रहे हो क्या, v इक्वल टू 36 इंटू 5/18 मीटर पर। आपके आप लोग पढ़े होंगे पहले कि 36 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर डायरेक्ट 5/8, देखो 5/18 यहीं से आता है, 5/18 देखिए आ रहा है। और वही अगर मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर तो आप करना होगा 18, तो 18/5 ये ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप लोग करते होंगे 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 5/18, लेकिन वो 5/18 देखो यही चीज तो है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो किसको, इसको लिख सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड। 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 36 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से बहुत क्वेश्चन है। डेंसिटी अगर रहेगा मान लीजिए 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको कन्वर्ट करिए एमकेएस सिस्टम में, तो ये भी कर सकते हैं ऐसा एमकेएस। ग्राम को किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम, तो 10⁻³ kg, यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा, मीटर टू सेंटीमीटर। तो यहां से उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, आप रिवर्स में भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका एसआई प्रीफिक्स का कुछ क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चंस और भी बना सकते हैं। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, ध्यान देना समझना, अभी तक तो आपने प्रीफिक्स पढ़ा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पे दो चीज होता है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज होता है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज होता है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है यूनिट। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझना थोड़ा सा, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, किसी भी सिस्टम की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब यहां देखिए, एनी फिजिकल क्वांटिटी, नया चीज हम सिखा रहे हैं आपको। एनी फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट टू टर्म्स, दो चीज होता है। क्या होगा, पहला होता है क्या आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा क्या होता है यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या होता है यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी x इक्वल टू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है। ध्यान देना, x इक्वल टू क्या होता है, n इंटू यू। ठीक है, x इक्वल टू क्या होता है, n इंटू यू। जैसे आप समझना ध्यान से, 1 मीटर इक्वल टू क्या लिखेगा, 100 सेंटीमीटर। ये एक सिस्टम में है और ये दूसरा सिस्टम में। 1 मीटर इक्वल टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर। जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, देखो यहां पे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, तो इसका जो यूनिट होगा
वो ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू ज्यादा होगा, यहाँ पे यूनिट का वैल्यू कम होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा एनी सिस्टम, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन एनी सिस्टम। आप किसी भी सिस्टम से बात करो, जो 1 मीटर होगा वो 100 सेंटीमीटर होगा, बट वो अलग सिस्टम में, इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, इसका यूनिट 1 मीटर, ये मीटर, इसका मीटर ज्यादा है तो इसका मीटर, इसका सेंटीमीटर, इसका यूनिट कम है, इसका यूनिट ज्यादा है तो इसका यूनिट कम है, इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम की बात करो तो मैग्नीट्यूड मतलब कह सकते हो आप कि N1U1 इज इक्वल टू कितना, N2U2। एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, उसका यूनिट क्या है, U1 है। दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, N2 है, उसका यूनिट क्या है, U2 है। मतलब N इंटू यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। N इंटू यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सोचने वाली बात है। एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, यूनिट क्या है, देखिए N1 यूनिट क्या है, U1 मीटर है, इक्वल टू क्या होगा, N2, N2 कितना होगा, U2, यानी N इंटू यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। N इंटू यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब N इंटू यू कांस्टेंट होगा मतलब यूनिट जो होगा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा न्यूमेरिकल वैल्यू के, या न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यूनिट के। तो इसकी मदद से हम लोग भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। N1U1 इक्वल टू, अभी मैंने बात किया ना कि 5 न्यूटन को कन्वर्ट कीजिए सिस्टम में, तो न्यूटन को आप पहले कन्वर्ट कर लो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, उसको सीजीएस में कन्वर्ट कीजिए, तो किलोग्राम उसको सीजीएस में क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं। मीटर उसको सीजीएस में सेंटीमीटर बोलते हैं। सेकंड उसको सीजीएस में क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। तो N1U1 इक्वल टू N2, तो यानी N इंटू यू क्या होगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। N इंटू यू इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम पहले बता चुके कि N1U1 इक्वल टू N2U2, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, यूनिट की। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसका यूनिट कम है, न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो उसका यूनिट ज्यादा, और मैग्नीट्यूड तो से 1 मीटर इक्वल टू, मैंने बताया ना 100 सेंटीमीटर। देखिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, इसका मीटर ज्यादा होगा, सेंटीमीटर उसका कम होगा। ये चीज है, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, रिमेन्स सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम। इसको डायमेंशन में कैसे यूज करते हैं, अब डायमेंशन के अनुसार भी हम लोग वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने बताया कि N इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर दो अलग अलग सिस्टम की बात करें तो N1U1 इज इक्वल टू व्हाट, N2U2, N1U1 इक्वल टू व्हाट, N2U2। N1 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, N2 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम। U1 क्या यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम, U2 क्या यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी इन सेकंड सिस्टम। तो N1 इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C इक्वल टू N2 इंटू M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B, T2 टू द पावर C। मेरे को N2 निकाल, अगर N1 दिया हुआ आपको N2 निकाल, जैसे 5 न्यूटन को कन्वर्ट करना था CGS में, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, वहां से N2 निकल जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 निकल जाएगा। तो N2 इक्वल टू क्या होगा, N1 इंटू M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C अपॉन M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B, T2 टू द पावर C। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 बाई M2 टू द पावर A। ठीक है, M1 टू द पावर A, M1 बाई M2, N2 क्या लिख सकते हैं, L1 बाई स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं L2 टू द पावर B, और यहाँ पे क्या ले देते हैं T1 बाई T2 टू द पावर C। यहाँ से N2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डायमेंशन से भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका यूनिट का कन्वर्जन। तो यहाँ से हम लोग खत्म करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। अब हम लोग स्टडी करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा सीरीज होगा वो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का सीरीज होगा। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का हमारा सीरीज होगा, क्योंकि हमको फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत यूज है, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो यूनिट एंड डायमेंशन का 3 वीडियो हमारा यूट्यूब पे, आप उस तीनों वीडियो को आप लोग देखिए, कंप्लीट कोशिश कीजिए एक बार में अगर एक एक करके तीनों वीडियो को देखिए तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।